नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे आज होने वाले बिहार कैबिनेट के विस्तार की, देखेंगे केजरीवाल के राज्यसभा जाने पर सस्पेंस को, बात करेंगे तेलंगाना सुरंग में 5 दिन से फंसे 8 मजदूरों की, एक नजर डालेंगे दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के आखिरी दिन पर, जानेंगे क्या अमेरिकी नागरिकता देने के लिए 5 गुना वसूलेंगे ट्रंप, और आखिर में बात करेंगे पीएम मोदी के रूस दौरे पर। लेकिन इन खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फरवरी में ही चलने लगी लू, 3 राज्यों में अलर्ट। वहीं हिमाचल प्रदेश में 26 से 28 फरवरी तक बर्फबारी देगी गर्मी से राहत। मालदीव में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को किया गया सस्पेंड, मुइज्जू सरकार का बड़ा एक्शन, एंटी करप्शन कमीशन की जांच के बाद लिया गया फैसला। महाकुंभ से लाकर नोएडा के स्विमिंग पूल में भरा संगम का जल, फिर सोसाइटी के लोगों ने लगाई डुबकी। अब वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। झारखंड के रांची में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे पर रहेगी रोक, नियम तोड़ा तो होगा सख्त एक्शन। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस हिरासत में हथकड़ी के साथ बनाई रील तो वायरल हुआ वीडियो, अब जांच में जुटी पुलिस। राजौरी में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, सुंदरबनी इलाके में एलओसी के पास घात लगाकर फायरिंग की, भेजी गई एक्स्ट्रा फोर्स। अमेरिकी एयरपोर्ट पर 2 विमान टकराने से बाल बाल बचे, एक लैंडिंग कर रहा था तो दूसरा रनवे पर आया, पायलट ने जमीन छूने से पहले वापस उड़ाया, टला बड़ा हादसा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राष्ट्रपति को भेंट किया हनुमान यंत्र, कहा भारत के मंदिरों की पेटियों को गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाए। वहीं नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंची राष्ट्रपति। प्रयागराज महाकुंभ के कारण बढ़ी मध्य प्रदेश के ज्योतिर्लिंगों में भी भीड़, श्रद्धालुओं के लिए किए गए सभी व्यापक इंतजाम। पठानकोट में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। अब कार से वैष्णो देवी जाना पड़ेगा सस्ता, हाईवे पर कम होगा टोल टैक्स, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर भी लागू होगा नियम। वही ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे बड़ी खबरों की। दिल्ली की चुनावी जंग फतह करने के बाद बीजेपी ने अपना पूरा फोकस बिहार पर केंद्रित कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही साल के आखिर में है, पर बीजेपी ने अभी से एक के बाद एक तरीके से सियासी विसाद बिछाना शुरू कर दी है। पार्टी ने 3 दिन में 3 बड़े सियासी कदम उठाए हैं। पीएम मोदी भागलपुर रैली से बिहार चुनाव का सियासी एजेंडा सेट करने नजर आए, तो वहीं इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचकर पार्टी नेताओं को चुनाव धार देने के लिए टास्क सौंपते नजर आए। अब बुधवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार कर सियासी समीकरण साधने के साथ साथ एनडीए में बेहतर केमिस्ट्री बनाए रखने की स्ट्रेटेजी अपनाई है। बिहार में 8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी अभी से ही एक्टिव हो गई है। सोमवार को पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के 2 दिन बाद ही नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, जिससे बीजेपी का दबदबा बिहार की नीतीश सरकार में और भी बढ़ जाएगा। इस तरह बीजेपी ने बिहार में अपना सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है और 3 दिन में 3 बड़े सियासी दांव चले हैं। नीतीश कैबिनेट का विस्तार बुधवार शाम 4 बजे होगा। बिहार सरकार में अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 7 मंत्री पद की जगह खाली कर दी है। बता दें, नीतीश ने महागठबंधन से नाता तोड़कर जनवरी 2024 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। उस समय 30 सदस्य मंत्री बने थे। बीजेपी से 16 मंत्री, जिसमें 2 डिप्टी सीएम भी शामिल थे।
जेडीयू कोटे से 13 मंत्री बनाए गए थे और एक जीतन राम मांझी की पार्टी से मंत्री है। बीजेपी कोटे के मंत्री दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 7 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें सभी बीजेपी कोटे से होंगे। इस तरह 2025 के विधानसभा चुनाव को साधने की रणनीति मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ा दांव चला है। लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को टिकट दिया है। चर्चाएं ये भी है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि पार्टी ने इस तरह की अटकलों को गलत बताया है। संजीव अरोड़ा साल 2022 में राज्यसभा सांसद बने थे। अभी उनका करीब 3 साल का कार्यकाल बाकी है। आम आदमी पार्टी के लुधियाना पश्चिम से विधायक गुरप्रीत गोगी बस्ती का जनवरी में देहांत हो गया था। गोगी की पत्नी भी आप से इस सीट पर दावेदारी कर रही थी। हालांकि अभी तक निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। इस सीट पर अब तक किसी अन्य राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। संजीव अरोड़ा के नाम के ऐलान से पहले ही ऐसा कहा जा रहा था कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अरोड़ा की सीट से राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि पार्टी ने इन अटकलों को खारिज किया है। अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने की खबर पर आपने कहा कि केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, पहले मीडिया सूत्र कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मीडिया सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल आपके राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूं कि उनकी मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन वे किसी एक सीट तक सीमित नहीं है। संजीव अरोड़ा का एक्सप्रेस इंडस्ट्री में प्राइमरी बिजनेस है। वह पिछले 3 दशकों से रितेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। उनकी कंपनी यूएसए को निर्यात करती है और उनका ऑफिस वर्जीनिया में है। संजीव अरोड़ा ने चंडीगढ़ रोड पर हैम्पटन बिजनेस पार्क और हैम्पटन होम्स को भी विकसित किया है, जो 70 इंडस्ट्री के लिए एक हब के तौर पर काम करता है। बता दें कि तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में बीते 5 दिनों से फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की हर कोशिश की जा रही है। हालांकि फंसे हुए श्रमिकों से अभी तक कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन एनडीआरएफ टीम के लोग मंगलवार को ढहने वाली जगह तक पहुंचने में सफल रहे। यहां बीते 4-5 दिनों से पानी, कीचड़ और मलबा जमा था, जिसके कारण टीम पहुंच नहीं पा रही थी। रेड माइनर्स को ये काम सौंपा गया है। इन्होंने ही 2023 में उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाला था। फिलहाल रेड माइनर्स अंदर जाने के रास्तों का आकलन कर रहे हैं। अभी ये टीम अंदर जाकर सिर्फ हालात का जायजा लेगी। बचाव दल सुरंग में मिट्टी और मलबे को हटाने के लिए वैकल्पिक मार्गों की तलाश कर रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सुरंग के कठिन इलाके के लिए थर्माकोल की नावें बनाने का सहायता के लिए ली गई है। हालांकि मजदूरों के बचने की संभावना बेहद कम है। मजदूर 22 फरवरी की सुबह करीब 8:30 बजे से फंसे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सुरंग ढहने के कारण मलबे और पानी का तेज बहाव बाधा बन रहा है। बचाव दल को सुरंग में ऑक्सीजन पहुंचाने और पानी निकालने में भी दिक्कत हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सुरंग में मिट्टी और मलबे को हटाने के लिए कन्वेयर बेल्ट को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। मजदूरों के इस अभियान में 11 राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं। इनमें सेना, नौसेना, मार्कोस कमांडो, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के अलावा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, नवयुग और L&T सुरंग विशेषज्ञ और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान भी शामिल है। जैसा कि महाकुंभ का आज आखिरी दिन है, पिछले 44 दिन में 65 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। ये आंकड़ा अमेरिका की आबादी से भी 2 गुना है। महाशिवरात्रि पर्व स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन हो जाएगा।
आपको बता दें, एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी महाकुंभ जाने का वीडियो शेयर किया। आज सुबह 10 बजे तक 81,09,000 लोग स्नान कर चुके थे। महाशिवरात्रि पर 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, यानी कुल आंकड़ा 66 से 67 करोड़ तक पहुंच जाएगा। संगम में डुबकी लगाने वालों की यह संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से ज्यादा है। आपको बताते चले, योगी सरकार ने दावा किया कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहां आए हैं। महाकुंभ में आखिरी स्नान को देखते हुए प्रयागराज शहर में 25 फरवरी की शाम से वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। मेले के अंदर भी वाहन नहीं चल रहे हैं। रात से ही संगम जाने वाले रास्तों पर भारी भीड़ है। संगम घाट पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं से घाट खाली कराए जा रहे हैं ताकि वहां भीड़ न इकट्ठी हो। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी लातेहार में सड़क हादसे में घायल हो गई। उनके बेटे, बहू और ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। आपको बता दें कि परिवार महाकुंभ से लौट रहा था। इसके अलावा यूपी सरकार के मुताबिक सनातन धर्म को मानने वाले दुनिया के 60% से अधिक लोगों ने संगम में स्नान किया है। अमेरिका की 2 गुनी, रूस की 4 गुनी और जापान की 5 गुनी से अधिक आबादी ने संगम में डुबकी लगाई है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की नागरिकता देने के बदले 5 गुना ज्यादा पैसा वसूल करने वाले हैं। ट्रंप ने मंगलवार को गोल्ड कार्ड नाम से एक नए वीजा प्रोग्राम को शुरू करने का ऐलान किया है। इसे $5 मिलियन में खरीदा जा सकता है। ट्रंप ने इसे अमेरिकी नागरिकता का रास्ता बताया है। ट्रंप ने गोल्ड कार्ड को EB-5 वीजा प्रोग्राम का विकल्प बताया और कहा कि भविष्य में 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचे जाएंगे। फिलहाल अमेरिकी नागरिकता के लिए EB-5 वीजा प्रोग्राम सबसे आसान रास्ता है। इसके लिए लोगों को $1 मिलियन देने होते हैं। ट्रंप ने कहा कि ये वीजा कार्ड अमेरिकी नागरिकता के रास्ते खोलेगा। इसे खरीद कर लोग अमेरिका आएंगे और यहाँ बहुत ज्यादा टैक्स भरेंगे। उन्होंने दावा किया कि ये प्रोग्राम बहुत सफल होगा और इससे राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान जल्द हो सकता है। ट्रंप ने मंगलवार को वीजा प्रोग्राम से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए कहा कि गोल्ड वीजा कार्ड नागरिकों को ग्रीन कार्ड जैसा स्पेशल राइट देगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के 2 हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है। ट्रंप ने यह भी कहा कि नई योजना के बारे में विस्तार से जानकारी जल्द आएगी। इस दौरान उनके साथ कमर्शियल सेक्रेटरी हार्बर्ट लुडनिक भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नए वीजा प्रोग्राम में से देश में निवेश बढ़ेगा। इसके साथ ही EB-5 से जुड़ी धोखाधड़ी रुकेगी और नौकरशाही पर लगाम लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल मई में रूस की यात्रा कर सकते हैं। जी हां, बता दें, जहां वे विक्ट्री डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। रूस इस साल ग्रेट पैट्रियटिक वॉर में जीत की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसे विक्ट्री डे के रूप में हर साल 9 मई को मनाया जाता है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार क्रेमलिन अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे की पुष्टि की है। हालांकि भारत की ओर से इस बारे में फिलहाल तो कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यदि यह यात्रा होती है तो 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का यह तीसरा रूस दौरा होगा। भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की व्यक्तिगत केमिस्ट्री भी काफी मजबूत मानी जाती है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार रूस की यात्रा की थी। सबसे पहले जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और कई अहम समझौतों पर दस्तखत हुए थे। इसके बाद ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्टूबर महीने में रूसी शहर कजान का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को अपने अमेरिकी दौरे के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी और भारत अमेरिकी संबंधों के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई थी। ट्रंप और पुतिन की संभावित मुलाकात को लेकर भी तैयारियां चल रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के विक्ट्री डे परेड में शामिल होने की खबर से वैश्विक राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि पहले राष्ट्रपति ट्रंप के भी 9 मई के परेड में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस साल भारत का दौरा कर सकते हैं। वे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले हैं। यह बैठक आमतौर पर हर साल आयोजित होती है, लेकिन साल 2021 के बाद से कोविड और वैश्विक परिस्थितियों के कारण इसमें कुछ व्यवधान आए थे। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DV न्यूज़ के साथ।